दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ABDM इकोसिस्टम या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है। तो आप सोचेंगे कि ये टॉपिक टोटली अलग है, क्या बात है। ABDM इकोसिस्टम और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है। ये इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे आप अपने घर में ही इकोसिस्टम भी तैयार कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास पार्क है, आपने वहाँ प्लांट लगा दिए, ठीक है, प्लांट्स लगा दिए, उसके बाद पानी देते हो उनको, गार्डन बना दिया, तो धीरे 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 वहाँ पे उस मिट्टी में अर्थवॉर्म भी आ जाएगा। वहाँ हो सकता है टर्माइट्स, दीमक भी आ जाएं, वहाँ पे बर्ड्स भी आएंगे, इंसेक्ट्स भी आएंगे, मॉस्किटो भी आएंगे, और ऐसे ही कई चीज़ें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का एक मिनी इकोसिस्टम बन जाएगा वहाँ पे। वैसे तो पूरा यूनिवर्स ही हमारा इकोसिस्टम है। तो अगर हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक छोटे से गार्डन में भी अलग सा इकोसिस्टम चल रहा है। तो पूरे का पूरे भारत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी कि हमारी जो हेल्थ केयर प्रणाली है उसको डिजिटली सिंगापुर लेवल, अमेरिका लेवल पे जाना, उसके साथ जोड़ा जाएगा। फिलहाल तो आप देखोगे कि 2022 में ये चीज शुरू हो गई थी कि आयुष वाले डॉक्टरों को इस मिशन से, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स है आयुष्मान भारत की जिसमें फ्री ट्रीटमेंट या सब्सिडी ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। वो कैसे अवेल करे, पेशेंट को भी इनरोल होना पड़ता है, एक आबा आई कार्ड मिलता है, और ऐसे ही जो उसको हॉस्पिटल हो गए, डॉक्टर हो गए, वो जो उसको ट्रीटमेंट देते हैं वो गवर्नमेंट से वो चीज़ ले लेते हैं। ये पूरे इकोसिस्टम को पहले समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेटाबेस के बारे में मालूम नहीं। 28 अगस्त को ये वाली पे अभी NCAHP, नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस भी आ गया है। तो इधर NMC भी आ गई है, उधर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष वाले भी आ गए हैं। इसमें कहीं जिक्र नहीं है NCISM में नेचुरोपैथी का, ठीक है, इसमें कहीं जिक्र नहीं है इलेक्ट्रोपैथी का, क्या अभी रिकॉग्नाइज होनी है। इसमें कहीं जिक्र नहीं है अल्टरनेटिव मेडिसिन या अभी एक्यूप्रेशर का। जैसे जैसे वो पद्धतियां रिकॉग्नाइज होती जाएंगी वो आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से मान लीजिए 56 कैटेगरीज हैं हेल्थ केयर प्रोफेशंस की, और आदमी सोचे कि ये डेटाबेस तैयार हो रहा है, इसमें मैं भी एलिजिबल हूं। मान लीजिए ABCD कोई हेल्थ का प्रोफेशन है, वो समझे कि मैं भी इसमें आना चाहता हूं, तो डेटाबेस में आ जाएगा, वो एनरोलमेंट में आ जाएगा, उसकी भी एनरोलमेंट स्लिप निकल आएगी बाद में। मगर उसकी फिर वेरिफिकेशन होगी कि वो एलिजिबल है या नहीं, क्या वो मापदंडों पे, रूल्स एंड रेगुलेशन पे पूरा उतरता है कि नहीं। तो आप मेरे को इस हिसाब से पेशेंट को अपनी रिपोर्ट्स इतनी बारी उठानी नहीं पड़ेगी, डॉक्टर से डॉक्टर तक। पूरे इंडिया में जहां मर्जी चला जाए, वो अपना नंबर 14 डिजिट का दिखाएगा, बताएगा, और उसका सारा रिकॉर्ड, जब जितनी भी उसने ट्रीटमेंट कराई है, चाहे प्राइवेट कराई है चाहे सरकारी कराई है, प्राइवेट डॉक्टर जिससे कराई है उसने भी पोर्टल पे डेटाबेस में एंट्री इनरोलमेंट की होगी तो पता होगा। एनरोलमेंट अलग चीज होती है, डेटाबेस पूरे इंडिया के लोगों का, जैसे आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में पूरा डेटाबेस है। आप कहीं भी जाते हो, आधार कार्ड देते हो, आपका आधार कार्ड से लिंक सारी चीजें सामने आ जाती हैं। बैंक में भी बैंक अकाउंट भी साथ जुड़ा हुआ है, तो आपकी सारी एक्टिविटीज अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं। ऐसे ही हेल्थ सिस्टम को भी मोदी जी ने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
जिससे कि पता लग सके, पेशेंट को कंसेशन भी मिल सके और वॉच भी रखी जा सके हेल्थ के डॉक्टरों पे भी। अब मैंने इसमें क्या चीज़ नोट की है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस में डॉक्टर शब्द यूज़ किया गया वो उन्होंने किसको किया मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट का जिक्र नहीं आ रही, क्योंकि माननीय कोर्ट में केस चल रहा है प्रीफिक्स डॉक्टर का, जितना मेरी नॉलेज में है। तो चाहे हर सिस्टम का प्रोज एंड कॉन्स होता है, जैसे SC ST स्कॉलरशिप बहुत बड़ी चीज हो रही है, मगर मैंने देखा है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने उसमें घपला भी किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा आता है। स्मार्ट स्किल के कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट फ्री कराती है, मगर लोगों ने वो फ्री वाले कोर्स में भी बहुत अपनी चांदी बनाई। तो कहीं ना कहीं लूप होल और प्रोज एंड कॉन्स भी आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पॉज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। ये इकोसिस्टम है पूरा, बिल्कुल जैसे मैंने गार्डन की बात की, छोटा इकोसिस्टम भी होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से शुरू हो जाइए, डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन और आयुष। अब ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी इस पोर्टल पे 20-22 से शुरू कर। अब हेल्थ केयर प्रोफेशन, अदर प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में मैंने देखा है कि यहाँ BPT भी आया है, जो कि जो कि एक तरह का डॉक्टर का काम ही करता है, मगर सही मायने में डॉक्टर इनको बताया गया है। अदर प्रैक्टिशनर्स कौन होंगे ये भी आपको मैं बता दूंगा, कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम करते हैं, ठीक है जी। अब हेल्थ टेक कंपनी, हेल्थ की कंपनियां भी यहाँ जुड़ जाएंगी। TPA इंश्योरेंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करे, मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मेरे को पैसे नहीं देने पड़ते, वो जो होती हैं मेरी इंश्योर करने वाली वो पैसे देती हैं, क्योंकि मैं प्रीमियम भरता हूँ। लैब्स भी, लेबॉर्ट्री भी, फार्मेसी भी, ड्रग स्टोर भी, वेलनेस सेंटर भी जुड़ जाएंगे। जितने हॉस्पिटल हैं वो भी इससे जुड़ जाएंगे एक पोर्टल से। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोग्राम मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर जो कि किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक के संचालक हैं वो भी जुड़ जाएंगे। रेगुलेटर होता है जो कि स्टेट की कोई कौंसल, जैसे फार्मेसी कौंसल और ऑपरेशन थिएटर की कौंसल बनेगी, DMLT की कौंसल बनेगी। अभी तो नेशनल कमीशन ऊपर बना है, वो रेगुलेटर हैं। नर्सिंग कौंसल हो गई, डेंटल कौंसल हो गई, जो कि हेल्थ से रिलेटेड कौंसल्स हैं, वो यहाँ आएगी। ये नहीं कि प्राइवेट कौंसल यहाँ नहीं आएंगी, प्राइवेट कौंसल नहीं आएंगी, गवर्नमेंट की कौंसल, ठीक है जी। एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट NGOs जिसको कहते हैं, वो जो कि डेवलप करती हैं हेल्थ को, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें सिटीजन भी इनरोल हो गया, पूरे सिटीजन, पेशेंट भी इनरोल हो गए, तो हर एक बंदे का डाटा कहीं पे भी ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ अभी पोर्टल में जानी बाकी है। अभी तक जितनी मेरी नॉलेज थी, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहते हैं इसको, बिल्डिंग डिजिटल, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर आ रहा है। तो मैं यहाँ पॉज करता हूँ, मैं वो लेके जाता हूँ। अब देखिए, नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर शब्द में डॉक्टर भी हैं और सारे डॉक्टर से संबंधित भी हैं। इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, जिसको HPR बोलते हैं। रजिस्ट्री मीन्स एक तरह का रजिस्टर तैयार हो रहा है, MBBS, MD, MCH, जो कि एलोपैथी डॉक्टरों का, दांत वाले डॉक्टरों का, आयुर्वेद डॉक्टरों का, यूनानी का, सिद्धा का, सोवा, रिक्वा और होम्योपैथी का। यहाँ नेचुरोपैथी BNYS का जिक्र नहीं है अभी, क्योंकि नेचुरोपैथी की जितनी मैं वीडियो बनाई है, अभी सेंट्रल कानून नहीं बना, सेंट्रल कानून नहीं बना अभी। तो स्टेट में कहीं पे इसकी कौंसल बनी है, मगर नेशनल लेवल पे अभी तक कोई कानून ना होने की वजह से नेचुरोपैथी की अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चाहे कोई डिग्री करता है तो नेशनल, चाहे कोई डिप्लोमा करता है, जो भी है, अभी तक उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने हैं, अनरेगुलेटेड फील्ड है। कई लोगों को नेचुरोपैथी में लगता है कि CCRYN करती है, उसने थोड़े टाइम रजिस्ट्रेशन की थी, तो हमने भी RTA लगाई थी, तो उन्होंने बाद में कह दिया
कि हम अपेक्स बॉडी नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है हम। तो अब एक और बॉडी भी बनी है, मगर मेरी आरटीआई का उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे मुताबिक कोई भी बॉडी जो रजिस्टर करती है एक्ट के अधीन होती है। जब एक्ट ही नहीं बना तो उसकी रजिस्ट्रेशन इतनी अफेक्टिव नहीं होती मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है। अब ये देखिए, हु कैन रजिस्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल में कौन कौन रजिस्टर हो सकता है। मैंने यहाँ पे ये देखा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल में फिजियोथेरापिस्ट यहाँ नहीं रखा हुआ, कहीं भी यहाँ नहीं है, वो दूसरी रजिस्ट्री में है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर, ये वाले नर्सिस भी लिखी हुई हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में। ये बाद में होगा शायद कि नर्सिस प्रैक्टिशनर आएंगी, या जो भी इंडिया की नर्सिस हैं वो इसमें पूल इकट्ठा हो जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन, डेंटिस्ट, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्वा, होम्योपैथी। नेचुरोपैथी का जिक्र नहीं है यहाँ पे, फिजियोथेरेपी का भी जिक्र नहीं है। तो ये मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ। ये देखिए, फैसिलिटी मैनेजर, इसमें हॉस्पिटल, क्लिनिक के, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, इमेजिंग, एक्सरे, फार्मेसी, ब्लड बैंक के गवर्नमेंट सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के फैसिलिटी मैनेजर भी होंगे। उनकी रजिस्ट्री अलग तैयार हो रही, उनका रजिस्टर अलग तैयार होगा, टाइम तो लगाएगा। ये देखिए, ये अलग तैयार हो रहा है। नेचुरली मेरा जितना दिमाग कहता है कि कोई बंदा अगर किसी कार्ड के बेस पे फ्री इलाज लेता है तो वो पैसे कहाँ से लेगा? जो फ्री इलाज दे रहा है डॉक्टर या लैब टेक्नीशियन, वो पेशेंट उसको अपना रिकॉर्ड देगा, नंबर देगा, अपनी परमिशन देगा, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से उसको रीएम्बर्स हो जाएंगे उसके पैसे या उसकी दवा, जो भी कंसेशन जिस ग्रुप को पूरी पॉपुलेशन में दिया जाएगा। यानी कि अभी शुरुआत है, ऐसा सिंगापुर में बड़ी बड़ी जगह पे होता है। अब आते हैं तो इससे ये चीज़ पता लग गई आपको कि क्या हो रहा है, और इवन बेनिफिट क्या है नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का। यूनिक एंड ट्रस्टेड आइडेंटिटी, सभी का आधार कार्ड एक, सभी का आभा कार्ड एक, टेली कंसल्टेशन हो पाएगी वेरीफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, ऑनलाइन प्रेजेंस आएगी, यूनिफाइड डिजिटल सर्विसेज होंगी, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होगा, टेली मेडिसिन होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी कोई जाली नहीं बना पाएगा, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट पे अपलोड करना होगा मेरे हिसाब से। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाएगा आने वाले टाइम में, कि कोई किसको देता, कोई जिसने दिया होगा उसका पूरा वहाँ पे ब्यौरा होगा। तो ये सारा पूल, नेशनल मेडिकल कमीशन, कौंसल, पेशेंट भी जुड़ जाएंगे, सिटीजन भी जुड़ जाएंगे, सभी का पूल इकट्ठा होगा। यहाँ मैं पोज करता हूँ। अब उसके बाद 28 अगस्त को ये इसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस साइट पे आयुष्मान भारत में ये वाली चीज़ ये भी आनी शुरू हो गई। ये साइट में कई बार प्रॉब्लम आती है डाटा, क्योंकि उसमें जब इस पर हम क्लिक करेंगे, अभी नहीं हो रहा क्लिक, नेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो इसमें फिजियोथेरापिस्ट भी आएगा, वो 56 कैटेगरीज आएंगी, फिर उनका क्रिएट करना होगा अकाउंट, और फिर धीरे धीरे वो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फिर जाके एंड में 14 डिजिट नंबर आता है। मगर ये डेटाबेस है जो कि एक स्टेप पीछे है रजिस्ट्रेशन के। जब रजिस्ट्रेशन होगी नेशनल लेवल की किसी कैटेगरी की, तो उसके कितने घंटे हैं, वो कहाँ से है, उसका पढ़ाई डिस्टेंस में है, रेगुलर में है, कैसे है, वो धीरे धीरे होगा। रजिस्ट्रेशन दूर की बात है, पहले होगा डेटाबेस। तो डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे वो हेल्थ केयर प्रोफेशन का किया, फिर नेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, साथ में ही वो मैंने फैसिलिटी वाली रजिस्ट्री दिखाई है आपको। तो अब नेचुरली मान लीजिए कि कोई बंदा, कोई प्रोडक्ट है, कोई कोर्स है जिसका नाम उस 56 कैटेगरी में नहीं है, तो वो डेटाबेस में उसका आने का कोई फायदा नहीं है। जो 56 कैटेगरी में है ही नहीं है, या किसी 56 कैटेगरी में
किसी एक कैटेगरी का नाम उसके कोर्स से मिलता जुलता है तो वो सोचे भी मैं भी इस डेटाबेस में आ जाऊं, तो वो उसकी मर्जी है, ऐसे नहीं आएगा। नेचुरली गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। जैसे कि मैं आपको एनएमसी गूगल पे डाल रहा हूँ और साथ में लिमिटेड प्रैक्टिस शब्द डाला मैंने, क्योंकि मैंने पता एक्ट में कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसमें, और आगे मैं लिख देता हूँ गूगल पे कम्युनिटी। तो अब मैं आपको दिखाता, ये देखिए एनएमसी एक्ट में भी CHP है, जिसको अधिकार दिया जाएगा टू प्रैक्टिस मेडिसिन मिड लेवल कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर टू सच पर्सन कनेक्टेड विद मॉडर्न साइंटिफिक मेडिकल प्रोफेशन हु क्वालिफाई सच क्राइटेरिया एज मे बी स्पेसिफाइड रेगुलेशन। तो अभी तक सेक्शन 32 CHP की रेगुलेशंस नहीं आई, रूल नहीं आए, तो कहीं कहीं जगह पे उनको लिमिटेड अधिकार दिया जा सकता है। अब किसको दिया जाएगा, उन्होंने ये लिखा था, किसमें लिखा था, ये मैंने अपनी RT में पूछा था, क्या DMLT को दिया जाएगा, CMSED को दिया जाएगा, या कोई और कोर्स नर्स को दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी रेगुलेशन नहीं डिफाइंड है। ये देखिए कि कोई भी पर्सन जो कि मॉडर्न साइंटिफिक मेडिकल प्रोफेशन से संबंध रखता हो, जो क्राइटेरिया रेगुलेशन बताएगी उसको सेटिस्फाई करता हो, स्पेसिफाई करता हो। तो कहीं भी नहीं लिखा CMSED या इलेक्ट्रोपैथी, इसमें भी। तभी हमने उस वक्त ही इनसे पूछ लिया था माननी NMC को, और फिर हमने पूछा अलाइड हेल्थ सेक्शन NCAHP ICHP को, तो हमें आगे से जवाब आया कि दे आर नॉट इन द प्रीव्यू ऑफ CMSED, इज नॉट इन द प्रीव्यू ऑफ ये ना NMC एक्ट, जिसको पहले MC एक्ट कहते हैं, और ना ही NCAHP एक्ट। उसकी 2-3 बार हमने की, तो नॉमेनक्लेचर की वजह से हो सकता है उसके आगे एसेंशियल ड्रग प्राइमरी लिखा है, इसकी वजह से हो सकता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, NCAHP एक्ट में 2 कैटेगरी है, एक है हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक है अलाइड हेल्थ। हेल्थ केयर प्रोफेशनल लिखा है वहां पे, वो होगा या तो वो साइंटिस्ट होगा जो रिसर्च करता होगा, तो उसकी डिग्रीज बड़ी होंगी, वो डायग्नोज करेगा, जैसे फिजियोथेरापिस्ट। जैसे किसी ने PhD की हुई है, वो 56 कैटेगरी में, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। अब PhD मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से नहीं कह रहा, वहाँ पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल बायोकेमिस्ट, जिन्होंने MSc की हुई है इस फील्ड में, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, या प्लेन, ऐसे डिफरेंट नॉमेनक्लेचर है। अगर मेडिकल शब्द होना चाहिए तो उनके हाथ में सिग्नेटरी आएगा, उनके नीचे लैब टेक्नीशियन काम करेगा। जो लोग ये कहते हैं कि NCAHP एक्ट में CMSED कैप्सूल कोर्स कर लो बिफोर कमेंसमेंट, तो है ही नहीं। आज तो 2024 है, कमेंसमेंट तो एक्ट की हो चुकी है सही मायने में, सही। वो कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड भी हो जाओगे। CMSED अगर NCAHP में आ भी जाता है, हालांकि मेरे पास लेटर है जिसमें नहीं आता, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट तो कहीं लिखी ही नहीं हुई उसकी। वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल थोड़ा अलाइड हेल्थ प्रोफेशन होगा। और कहीं ये लिखा है जैसे कि एक CHO है, उसको पावर गवर्नमेंट सेक्टर में दी हुई है, बाहर वाले प्राइवेट सेक्टर में नहीं दी हुई। इसका मतलब 2 कैटेगरीज के बारे में किसी भी यूट्यूबर ने ये क्लियर नहीं बताया कि एक छोटा सा 2 या 3 साल का कोर्स CMSED, या 1.5 साल का या 2 साल का कोर्स
अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं रखा, अगर आया भी तो किसी के अंडर काम करेगा। और जितने भी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या जो प्राथमिक उपचार दे रहे हैं वो तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो तो अपने आप को हेल्थ प्रोफेशनल समझ रहे कि हेल्थ प्रोफेशनल में हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। अगर वो NCAHP एक्ट में आया भी तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में होगा, वो किसी की देख रेख में होंगे। अब आता है NMC एक्ट। NMC एक्ट में उनको अधिकार देने का लिखा हुआ है, मगर IMA ने अपोज किया है, इसलिए वहां पे ये शब्द लिखा हुआ है कि उनको लिमिटेड लाइसेंस दिया जाएगा कुछ लोगों को। वो कौन होंगे इनके बारे में हमारी RT में लिखा कुछ नहीं बताया, ठीक है जी। तो कि वो दे कैन प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड मेडिसिन इंडिपेंडेंटली, ये चीज कहीं पे लिखी है NCAHP के जो कम्युनिटी सेक्शन है बिहेवियर के साथ, कहीं लिखी है इंडिपेंडेंट, यहाँ तो लिखी भी है NMC में। अब ये वाला जो सेक्शन 32(1) है NMC में, वो अभी तक लागू नहीं हुआ, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने। अब वो हो सकता है फार्मेसी वाले को बनाए, हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में अंदर जो होंगे पैरामेडिक्स, नर्सिस हैं, लैब टेक्नीशियन है गवर्नमेंट, उनको दें अधिकार। किसको दें ये रेगुलेशन डिसाइड करती है, मगर ये याद रखना है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशन और हेल्थ केयर प्रोफेशन में डिफरेंस है, ये तो सामने ही है। और हेल्थ प्रोफेशंस की डेफिनेशन में नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी हम नहीं देख रहे, जो डिजिटल मिशन आयुष्मान भारत में वहां नहीं लिखा, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। NMC में एक्ट में कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के बारे में लिखा है, मगर जब भी हमने मान यू ऑनरेबल नेशनल मेडिकल कमीशन के से पूछा कि इसमें ये नाम है उसमें ये नाम है, तो उन्होंने उधर भी हमें ना की कि ये प्रव्यू में नहीं आता CMACD, और इधर भी किया। तो नेचुरली ऐसे थोड़ा कह सकते हैं वो कि नहीं आता। अगर उन्होंने ये CHP कैटेगरी में इक्वलेंस देनी होती तो वो बताते। तो हो सकता है वो किसी को ट्रेंड करें, उस टाइम तक ट्रेंड करें, 2 साल का कोर्स करा के जरूर भी, या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना कि ये चीज़ हमारे वाली गवर्नमेंट लेने चली है, तो फिर कुछ बात नहीं बनती। तो अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, धन्यवाद। मैंने सुबह ये पोर्टल खोला था तो उसमें लिखा ये आया था कि मैं आई एम वॉलंटरली का मतलब मैं अपनी स्वे इच्छा से आधार कार्ड दे रहा हूँ, वर्चुअल ID दे रहा हूँ, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कि मैं कहाँ रहता हूँ, with National Health Authority for the sole purpose of creation of allied and healthcare professional enrollment ID. I understand that my allied and healthcare ID can be used and shared for the purpose of Ayushman Bharat Digital Mission. Further, I am aware that my personal identifying information, name, address, age, वो जो है वो डाटा में रहेगी या प्राइवेट रहेगी, नीचे एग्री है। अब मैं यहाँ पॉज करता हूँ। एक सुबह जब मैंने खोला था तो ये चीज़ आ रही थी इनरोलमेंट पे, यहाँ क्लिक की, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और ये क्या है सिंबल का है, ये देखिए सिंबल NCAHP का है। क्लिक किया एनरोलमेंट पे, एवरी पर्सन हु हैज़ बीन वर्किंग और हैज़ क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ रिकॉग्नाइज कैटेगरीज, 56 कैटेगरीज में है, तो वो यहाँ इनरोल कर सकता है और डेटाबेस की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकता है। अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप समझिए, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो होता है किसी के अंडर काम करे, और हेल्थ केयर प्रोफेशन वो है जो उसके ऊपर काम करे। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल NCAHP ने साफ लिखा है कि वो साइंटिस्ट है, रिसर्च है। साइंटिस्ट तो बंदा जाके मास्टर या PhD करेगा तभी बनेगा। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल में उन्होंने, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो रखा है डाइटिशियन को, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट को, फिजियोथेरापिस्ट को। कहीं भी जिक्र नहीं है कि CMACD हेल्थ केयर प्रोफेशनल है।
और कहीं भी जिक्र नहीं है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर हेल्थ प्रोफेशनल होगा। तो ये समझिए, जब भी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात होगी वो किसी के अंडर काम और करेगा। जैसे लेबॉर्ट्रीज है, तो वो किसी लेबॉर्ट्री वाला अगर DMLT है, BSc MLT है, MSc MLT है, फिर किसी के अंडर होगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक वो किसी के अंडर होगा। और जब अगर वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो वो उसके ऊपर होगा। तो जब तक ये नहीं चीज़ हम समझते तो हमें कुछ भी समझ नहीं आना एक्ट का। जब तक हम रेगुलर कोर्स और डिस्टेंस का शब्द नहीं समझते फिर भी नहीं हमें समझ आएगा। जब तक हमें नॉन अटेंडिंग एंड डमी एडमिशन इनके बारे में नहीं पता लगता, जब तक हमें यूनिवर्सिटीज़ और नॉन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं पता, हमें कुछ क्लियर नहीं होगा। तो नेचुरली हर चीज़ का टेक्निकल पहलू होता है, टेक्निकल पहलू उसको समझना है। जब तक किसी एक्ट कमेंसमेंट कोई एक्ट होता है तो उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं और हो सकता है वहाँ सजेशन और ऑब्जेक्शन भी लिए जाए। मानिए NMC भी बीच बीच में कई चीज़ों पे स्टेक होल्डर से सजेशन और ऑब्जेक्शन लेती थी। जब एक्ट बना था, बनने जा रहा था NCAHP का, तब भी किया गया। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी बात आप कैसे मानोगे। ये हमारी वेबसाइट है, तो अखबार में आगे पीछे मैं पढ़ता रहता हूँ। ये देखिए उस टाइम ये IM डायरेक्टर, ये पुरानी लेटर है जब NCAHP नहीं बना था। ये देखिए 2019 की। तो उन्होंने इनवाइट किया था सभी एसोसिएशन को, जो भी स्टेक होल्डर है। ये पढ़िए आप, 2018 में पहले आया, कमिटीज इन प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद वेरियस स्टेक होल्डर एक्सपर्ट इन कनेक्शन विद एग्जामिनेशन ऑफ सेट बिल एज पार्ट ऑफ इट्स ऑन गोइंग डिलिब्रेशन द कमेटी हैज डिसाइडेड टू इनवाइट यू। तो मैं भी उसका एक हिस्सा बना था, जैसे बिल्कुल इलेक्ट्रोपैथी में लोगों को बुलाते हैं। यूर व्यूज, क्या व्यूज हैं, वेरियस प्रोविजन सेट बिल, तो एक कॉपी ऑफ बिल यहाँ पे है। तो ये चीज़ ऐसे सजेशन और रिजेक्शन, जब रूल्स एंड रेगुलेशन को जब ड्राफ्ट कर लिया जाएगा तो भी पब्लिक नोटिस में दिया जाता है। तो बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ती है। डेटाबेस अलग चीज़ होती है, और किस पर्पज़ के लिए डेटाबेस यूज, क्योंकि अभी तक NCAHP के पास पूरा डेटाबेस नहीं आया कि 56 कैटेगरी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अपना न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, डायबिटिक केयर वाले, डायबिटिक एजुकेटर वाले, ये सारे कितने हैं, यूनिवर्सिटीज से पास आउट कितने हैं, और कहाँ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी ने कितने लोगों को पढ़ाया, या नॉन यूनिवर्सिटीज ने कितना, पूरा इनका भी डेटाबेस नहीं है। जब डेटाबेस आ जाता है तो फिर उसके बारे में पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, पहले डेटाबेस आना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेटाबेस का मतलब है पूल। जैसे हम कहें कि हमारे कोई हम परमात्मा से प्रेयर करें, तो हमें ये पता होता है प्रेयर कर रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं, अपनी बीवी के लिए मांग रहे हैं, बच्चे के लिए, माँ बाप जो घर में हैं। जब तक गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं पता लगता कि लैब टेक्नीशियन कितने हैं, नंबर भी तो पता ना चाहिए, नाम ये, पिताजी का नाम ये, अब कईयों के आधार कार्ड अलग होंगे, नाम वहाँ पे, एजुकेशन में डॉक्यूमेंट अलग होंगे, डिप्लोमा में अलग होंगे, एक्सपीरियंस में कुछ और, कहीं ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट सर्विस या नॉन गवर्नमेंट सर्विस में बड़े बड़े अस्पतालों में जिनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको भी स्ट्रीमलाइन में एक बार तो लेके आना है ना। एक बार एक्ट शुरू हो गया तो फिर तो बात डिफरेंट हो गई। बी वॉक वाले, उनको भी लेके आना है, क्योंकि कई जगह पे +2 के बेस पे DMLT हो रही है, एक्सरे हो रही है, कहीं हमें 10वीं के बेस पे हो रही है, और जो आने वाला टाइम है मेरे हिसाब से +2 मेडिकल होगी या नॉन मेडिकल भी होगी, क्योंकि कनाडा जैसे देश में BSc नर्सिंग जो है वो बेसिकली उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है BSc नर्सिंग में। हमारे इंडिया में
जीएनएम पे बात बहुत बार उठी है, +2 आर्ट्स वाला भी कर सकता है, और आज तक यही कारण है कि WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज जीएनएम को अगर सरकारी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से भी किया तो लिखता है कि ये कनाडा के, ये इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, मगर इक्वलेंट नहीं है हमारे कनाडा में हमारी नर्सिंग के बराबर। पर जो बच्चा जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग चाहे +2 आर्ट्स के बाद कर लेता है तो उसको वो WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कनाडा डाल के देखिएगा, उसको इक्वलेंट मान लेता है। क्योंकि और कई बार जब नर्सें वहाँ पढ़ने जाती हैं BSc नर्सिंग का, मेरे स्टूडेंट आते हैं जो कि अलग अलग विषयों पे मेरे से पढ़े हैं, तो फिर उनका 2 या 3 महीने का या 5 महीने का कॉम्पिटेंसी गैप निकाल दिया जाता है कि उनकी जो एक्सपीरियंस है उसमें कमी है, जाओ दोबारा इंडिया में एक्सपीरियंस 4 महीने का या इतने घंटे का लेके आओ, तब हम तुम्हें नर्सिस के टेस्ट में NCLEX में बैठने देंगे। अब आप अंदाजा लगाइए टेस्ट में बैठने के लिए इतना लंबा चौड़ा चक्कर। मेरे को भी लगता है कि NCEHP माननीय NCEHP जब देखेगी कि किसी का सिलेबस अलग, किसी का अलग, कोई 2 साल का, कोई 1 ईयर का, कोई 3 ईयर का सब्जेक्ट अलग, तो स्ट्रीमलाइन में एक्सपीरियंस बेस पे सेक्शन 38 के हिसाब से लाने की कोशिश कर सकते हैं, मेरा ओपिनियन। और हो सकता है वो राजस्थान की तरह, हिमाचल की तरह टेस्ट रख दे कि सारे बंदे स्किल दिखाओ अपनी। अब राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में टेस्ट हुआ था, काफ़ी बंदे फेल हो गए उसमें, तो स्किल नहीं कर सके, वो वाला टेस्ट पास नहीं हो तो रजिस्टर भी नहीं हो सके। तो इसमें पैनिक वाली बात नहीं है, मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि आप अगर किसी कैटेगरी में हो तो क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी फीस दी और रजिस्ट्रेशन की बस में चढ़ गए। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।